विभाग में, और आपका स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है। तो सर का बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। डाटा आप कलेक्ट करते हो तो किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं, फिर कैसे उसको फीडबैक आ रहा है, चीज़ों का हो रहा है, तो बहुत मदद मिलेगी। जैसे क्लास में आपने हमारे ये आज जो हम काम कर रहे हैं वो है कि जब डेटा कलेक्ट करते हैं फील्ड से, तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फील्ड वर्क तो हम कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन हमने कर लिया है, इस डेटा का क्या होगा, कैसे ये डेटा एनालिसिस होगा, इसका इंटरप्रेशन कैसे होगा, इसको कैसे रिपोर्ट करना है, ये भी हमें समझना है। केवल हमारा काम ये नहीं कि हम गए और वहाँ पर डेटा कलेक्शन किया, जॉब होगा, ये आपका जॉब है, लेकिन हमें ये भी सोचना है इससे आगे भी कि भाई जो ये क्वेश्चनर का डेटा हमने कलेक्ट किया है फील्ड से, इसको कैसे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में डेटा की एंट्री की जाती है, और उसके बाद इस डेटा को कैसे वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक के थ्रू हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं। थोड़ा सा आज हम ये बताएंगे कि क्वेश्चनर डेटा, जो क्वेश्चंस हम बना रहे हैं अपने किसी भी रिसर्च प्रपोजल के लिए, जो भी गवर्नमेंट का असाइनमेंट है, किस तरीके के हम क्वेश्चंस बनाएं, मतलब किस तरह 4 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और जब वो क्वेश्चनर हमने फील्ड से डेटा कलेक्ट कर लिया, सर्वे कर लिया, और हमारे पास वो सारे फॉर्म आ गए जो क्वेश्चनर के हैं, 30, 40, 50 जितने भी क्वेश्चन, उसे हम जो स्टैटिस्टिकल पैकेज और सोशल साइंस रिसर्च, जो एक सॉफ्टवेयर का नाम है SPSS, प्रोजेक्ट हम उसमें हम SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, SPSS सॉफ्टवेयर का नाम है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है, इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टेस्ट, एनोवा, एनकोआ, मैनोवा, मैनकोआ, रिपीटेड मेजर्स, एनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशनल रिग्रेशन, मैन वाइटनी, यू टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक अवेलेबल है इस सॉफ्टवेयर में, जो हमारे डेटा को जो एनालिसिस कर सकता है। प्लस ग्राफ जैसे हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार चार्ट, और इसके अलावा एरर बार, स्कैटर डायग्राम, रिपीटेड मेजर्स चार्ट, अलग अलग तरीके के ग्राफ भी हैं। उन ग्राफ्स का क्या पर्पज है, क्या, तो वो सारा काम जो है ये सॉफ्टवेयर करता है। डेटा एनालिसिस का भी करके दे देगा आपको ये। मान लीजिए हमने सर्वे किया और हमारे जो रेस्पोंडेंट थे 500, जिन लोगों से हमने डेटा कलेक्ट किया, उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने किस एज ग्रुप में लोग आते हैं, किनकी कितनी इनकम है अलग अलग, तो वो सारा जो डेटा का समराइज करके जब हम एनालिसिस इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका जो सॉफ्टवेयर है, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अब हमें डेटा कलेक्शन के आगे भी सोचना है कि भाई अगर हम भी एनालिसिस कर लें इस डेटा को, बाकी तो जो स्टैटिस्टिशियन है वो कर ही रहे हैं, एनालिसिस करेंगे ही, लेकिन हमें भी आइडिया होना चाहिए जिस काम में हम इन्वॉल्व है, हमारे उस काम का क्या काम हो रहा है, आगे क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके के डेटा, क्या जो हम फील्ड पे जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ये डेटा भी वही चीज़ बता रहा है, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है वहाँ जहाँ से आप फील्ड पर आप जो काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिना डेटा एनालिसिस के या बहुत सारी चीज़ें वहाँ लोगों से जब मिलते हैं तो बता सकते हैं, आपको मालूम है। तो आप लोग काम करें, तो इसको हम आगे कैसे करें, ये आज हम थोड़ा सा इसके बारे में सीखेंगे। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं वहाँ से, ऊपर से जो आपके पास क्वेश्चंस आया, क्वेश्चनर का मतलब है प्रश्नावली जिसे हम कहते हैं, जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, 30-40। तो 4 तरीके से ही हम क्वेश्चंस बना सकते हैं किसी भी रिसर्च प्रपोजल या सर्वे के लिए जो क्वेश्चंस बनाते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं या तो नॉमिनल स्केल पे, ऑर्डिनल पे, इंटरवल में, रेशियो, किसी भी लेवल 2 तरीके की ही रिसर्च, 2 तरीके का डेटा कलेक्ट किया जाता है हमारा ये फील्ड से। 2 तरह की रिसर्च होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरी है क्वालिटेटिव रिसर्च। हम लोग जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है उसका मतलब ये है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसमें क्लॉज एंडेड क्वेश्चंस हैं। क्लॉज एंडेड का मतलब है
कि हमने पहले से ही उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको इसमें से एक टिक करना कोई भी। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर जेंडर, मेल एंड फीमेल, तो ये जो आंसर है इसका दो, इसमें अगर आप मेल से फिल करा रहे हैं तो वो मेल वाले ऑप्शन को टिक करेगा, फीमेल से अगर आप टिक करा रहे हैं तो फीमेल वाला ऑप्शन आप वो टिक करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा दूसरी जो रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो होता है क्वेश्चंस उसमें ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब है उसमें रिसर्चर ने पहले से ही कोई ऑप्शन नहीं दिया है। जो अगर हमें इन डेप्थ स्टडी करनी है तो हम लोगों का इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू, क्योंकि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं उसमें हमें इंफॉर्मेशन लिमिटेड मिल सकती है। लेकिन अगर हम किसी स्टडी के बारे में डेप्थ में स्टडी करें, इन डेप्थ स्टडी अगर हम करें तो उनसे हमें बात करनी होगी, इंटरव्यू करना होगा, सवाल पूछने होंगे बहुत सारे। तो हमें उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी स्किल है, उनका किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्या लर्निंग है, मोटिवेशन क्या है, एटीट्यूड क्या है, वो हम जान सकते हैं। तो इंटरव्यू से हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे सवालों के जवाब होंगे वो ओपन एंडेड होंगे। या तो दो चीज़ें, या तो हम क्वेश्चन पूछ लें, जैसे एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ दो तरीके से कि डू यू लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। डू यू लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसमें दो ऑप्शन है, यस एंड नो, दो ऑप्शन होंगे, यस एंड नो। तो आप अगर इस एजुकेशन पॉलिसी से सहमत हैं तो आप यस लिख देंगे, अब नहीं है तो नो लिख देंगे। तो मैंने सभी लोगों से भरवा दिया, हो सकता है 80% लोगों का जवाब आए यस और 20 का नो, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो ये तो आपका अपना ओपिनियन है, तो कोई सही और गलत कुछ नहीं, और क्वेश्चंस में सही और गलत कुछ नहीं होता है, वो उनका अपना ओपिनियन है, वो क्या कह रहे हैं वो हमें नोट करना है। हमें डेटा इस तरह से नहीं फिल कराना है कि जो हम चाह रहे हैं उस तरीके के रिजल्ट आए। एक्चुअल में क्या है, हमें वो इंफॉर्मेशन लेनी है, बाइस्ड नहीं होना है हमें किसी को। हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको हम समझा देंगे, लेकिन वो उसका क्या जवाब देगा उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा वो समझा देंगे, हम कहेंगे भाई ये जवाब आपको लिखना है, वो नहीं, उसमें हमें नहीं करना। खैर, अब पहला क्वेश्चन तो ये हो गया मेरा। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा डू यू लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। या मैं इसको दूसरे तरीके से मैं पूछ सकता हूँ इसी क्वेश्चन को कि व्हाट डू यू फील अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, डिस्क्राइब इन 100 वर्ड्स। हमें यहाँ पे कहेंगे 100 वर्ड्स में आप इसको, अगर आप क्या समझते हैं, क्या फील करते हैं या क्या समझते हैं, तो इसको 100 वर्ड्स में आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए। तो 100 वर्ड्स में अब ये डेटा किस में आ गया, आपका वर्ड्स की फॉर्म में आएगा, लिखेगा भाई, या तो आप लिख के दे दीजिए मैं 100 वर्ड्स में, या मैं ऐसे ही पूछ लूँ कि भाई आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या समझते हैं, मैंने रिकॉर्ड कर लिया ऑडियो, आपकी परमिशन से होगी, और रिकॉर्ड करने के बाद मैंने खुद उसका जो टेक्स्ट लिख दिया उसका कि उन्होंने क्या मेरी बातचीत की। तो यहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमने पहले से चॉइस नहीं दी, उनको हाँ लिमिट बता दी कि भाई आप 100 वर्ड या 200 वर्ड्स में अपना जवाब है वो दे दीजिए, ठीक है ना। तो अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें जो जवाब होगा ये हमारा ओपन एंडेड होगा, इंटरव्यू के थ्रू। इंटरव्यू, क्योंकि अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस, और इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस जो होंगे वो अलग अलग, क्योंकि हम कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप जवाब क्या दे रहे हो उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा क्लोज एंडेड जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हो गए हमारे, सेट ऑफ क्वेश्चन, जैसे आप ले जाते हैं सर्वे में 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड है पहले से ही सब कुछ। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में अलग अलग तरीके से की जा सकती है, नैरेटिव रिसर्च है, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, इस तरीके के अलग टाइप है। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव स्टडी के ऊपर, रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा एक क्वेश्चनर का सेट बना हुआ है, वो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सर्वे से हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब 4 तरीके के ही जो रिसर्चर है वो क्वेश्चंस बनाता है। पहला है नॉमिनल स्केल,
नॉमिनल स्केल में आप देखेंगे देर आर 2 और मोर कैटेगरी। जिस तरह के जो क्वेश्चन है या तो 2 कैटेगरी हो सकती है या जो है 2 से ज़्यादा कैटेगरी भी हो सकती है। अब इसमें देखिए, जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड, तो देयर आर 3 ऑप्शन। यू मे बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड। जो जिस बैकग्राउंड का वो है क्या कहते हैं पर्सन है वो उसको टिक कर देगा। अगर आपका ग्रेजुएशन में बीएससी था तो आप बीए और जो है बीकॉम वाले को टिक नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या होता है, रैंकिंग बनाते हैं क्वेश्चंस की, रैंकिंग। जैसे मैंने पूछा कि किसी से पूछा भाई आप बताइए आपकी क्लास में कितने परसेंट मार्क्स हैं, हाईएस्ट किसके मार्क्स हैं, उसने कहा 80%। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 80%, दूसरे स्टूडेंट से मैंने पूछा आपके कितने परसेंट है, उसने कहा 78%, थर्ड से पूछा उसने कहा 72%। तो ये क्या कि इसमें एक ऑर्डर है, रैंक मैंने ऑर्डर में लगा दिया। उसकी क्वेश्चन कौन से हैं, ऑर्डिनल वेरिएबल या ऑर्डिनल क्वेश्चंस, इसमें रैंक बना दिया। अब जो रैंक हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें प्लस या माइनस नहीं करते हैं। प्लस माइनस का मतलब है कि इंटरप्रिटेशन हमारा ये नहीं होगा कि रैंक होल्डर 1 2% मोर इंटेलिजेंट देन रेस्पोंडेंट स्टूडेंट नंबर 2, ऐसा नहीं कहते। ये तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन एंड लेस देन, कि स्टूडेंट नंबर 1 मोर इंटेलिजेंट या रैंक होल्डर 1 मोर इंटेलिजेंट टू दी अदर स्टूडेंट्स, ये हम कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट स्टूडेंट 2% मोर इंटेलिजेंट है सेकंड से, ऐसा कभी नहीं करते। तो एक तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे जिसमें हम ये बनाते हैं। दूसरा है इसके बाद इंटरवल स्केल के लिए हम क्वेश्चंस बनाते हैं। इंटरवल स्केल में क्या होगा कि जो क्वेश्चंस होंगे उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो इक्वी डिस्टेंस पर होगा। जैसे आप देखें कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर को अगर हम मेजर करेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 28 डिग्री सेंटीग्रेड, तो और टेम्परेचर में भी पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स -10 डिग्री, -20 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से टेम्परेचर हो सकता है। तो जो इंटरवल स्केल की जो क्वेश्चंस होंगे वो उसमें जीरो जो है वो आर्बिट्रेरी है, मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है जीरो की। जीरो से नीचे भी हो सकती है वैल्यू, जीरो से ऊपर भी वैल्यूज हो सकती हैं। और इस इंटरवल स्केल की जो क्वेश्चंस है इसमें हम प्लस और माइनस का भी हम यूज करते हैं। प्लस माइनस का मतलब कि टुडे टेम्परेचर 1 डिग्री लेस देन यस्टरडे टेम्परेचर, या टुडे टेम्परेचर 5 डिग्री मोर देन यस्टरडे टेम्परेचर। इस तरीके से प्लस कि आज प्लस 5 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है या 2 डिग्री टेम्परेचर कम है। तो यह प्लस का हम यूज़ कर सकते हैं, माइनस का यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं हम इस तरीके का रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में हम सारा ही वो यूज़ कर लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे मैंने पूछा वेट, व्हाट इज योर वेट, वेट में भी 80 kg, 40 kg, 20 kg। तो अब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे इस तरह के क्वेश्चन में कि 40 kg वेट 2 टाइम्स ऑफ 20 kg वेट, या 80 kg हाफ ऑफ 160 kg वेट। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन रैंक वाले क्वेश्चंस में हम ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट जिसने 80% लाया है और जो स्टूडेंट जिसके 40% है कि स्टूडेंट रैंक होल्डर 1 या स्टूडेंट ए 2 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन स्टूडेंट बी, ऐसा नहीं कहते 2 टाइम्स। या हम ये भी नहीं कहते भाई आप इनसे आधे वो हैं इंटेलिजेंट है, ये कह सकते हैं कि कम है। या मैं ये कह सकता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आप मुझसे 3 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट। मोर और लेस, लेकिन इसमें क्वांटिटी फिक्स नहीं रख सकते कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स, या डिवीजन वाला नहीं करते। तो 4 तरीके के आपके पास जो सर्वे के लिए क्वेश्चंस आते हैं उसमें ध्यान से आप देखिएगा कि कौन सा नॉमिनल स्केल का क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्डिनल स्केल का क्वेश्चन है, कौन सा रेशियो स्केल का क्वेश्चन है। तो रेशियो स्केल के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन लेते हैं जो वेरिएबल 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे एज 0 से स्टार्ट हो रहा है,
इंटरवल और एज में इंटरवल एंड रेशियो स्केल में ये डिफरेंस है। यहाँ पर रेशियो स्केल के जो क्वेश्चन है 0 आपका फिक्स वैल्यू है, ठीक है। जो आपका वो है एज नेगेटिव नहीं हो सकता, वेट नेगेटिव नहीं हो सकता, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, इनकम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसे वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रहे हैं, ऐसे वेरिएबल जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस हमारे रेशियो स्केल के क्वेश्चंस हैं। तो 4 तरीके के क्वेश्चंस इसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है हमारे पास बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। जो हम क्वेश्चंस आपसे फील्ड पे भरवा रहे हैं उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, है ना, वेरिएबल्स हैं। और 2 तरीके के वेरिएबल होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप मुझे मैं पूछ रहा हूँ एक सवाल, बड़ा जनरल है, सेल्स, किसी भी प्रोडक्ट की ये सेल्स है, मान लीजिए इसकी सेल्स और डिस्काउंट, क्या सेल्स में और डिस्काउंट में कोई रिलेशनशिप है? जितना ज्यादा डिस्काउंट होगा। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दीजिए कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट? मैंने कहा ना, डिस्काउंट डिपेंडेंट। तो डिस्काउंट किसके ऊपर डिपेंड है? सेल के ऊपर। यस, और बोलो। सेल डिपेंड है डिस्काउंट के ऊपर। कहने का मतलब है कि अगर आप डिस्काउंट बढ़ा रहे हैं तो सेल बढ़ रही है, डिस्काउंट कर रहे हैं कम कर रहे हैं तो सेल कम हो रही है। मतलब डिपेंड कौन है? सेल हो रही है। अच्छा, मैं अगर सेल को बढ़ाऊं तो डिस्काउंट, तो ये तो हम इंडिपेंडेंट है। क्या मैं सेल को बढ़ा सकता हूँ? सेल डिपेंड है। सेल डिपेंड किसके ऊपर है? डिस्काउंट के ऊपर, प्राइस के ऊपर। या अगर हम देखें भाई इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा होगा डिमांड सप्लाई में या प्राइस इलास्टिसिटी में कि प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ाते हैं तो सेल उस कमोडिटी की बढ़ती है कि घटती है? घटती है। और प्राइस अगर हमने कम कर दिया तो सेल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। तो मतलब इनवर्स रिलेशनशिप हो गई। तो 2 ही तरीके की रिलेशनशिप होती है, एक तो पॉजिटिव रिलेशनशिप जैसे हमने देखा डिस्काउंट एंड सेल्स। तो 2 वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में तो सेल्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। इसको कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। और प्राइस अगर किसी कमोडिटी का हम कम कर रहे हैं सेल्स बढ़ेगी, प्राइस किसी कमोडिटी का इंक्रीज कर रहे हैं सेल्स डाउन होगी। तो इनवर्स हो गया। तो ये होगा हमारा नेगेटिव कोरिलेशन, इन दोनों वेरिएबल्स में नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हमें अपने आप से देखना है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंड हो रहा है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपके ऊपर। अच्छा, एक हाँ, लेकिन सर रूल्स अभी जो है उस पर अप्लाई नहीं होता किसी सामान पर। बहुत सारे इंटीरियर गुड्स ये सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जहाँ पर ये जो थ्योरी है फेल हो जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल ये सब। हाँ, पेट्रोल है जो एसेंशियल प्रोडक्ट हैं उसमें ये थ्योरी नहीं चलती कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो आपने पेट्रोल वाला कम भरवाएंगे, ये नहीं होती है। दूसरी बात ये भी है, एक और आपने बात सही कहा कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा कॉस्ट होगी, स्टेटस सिंबल वाले आदमी सोचेगा यार इसको लो, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो गुड्स हैं वो अलग, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे जो इस थ्योरी में। इसमें केवल वही होंगे जो जनरल हैं, जो आप कॉमन प्रोडक्ट जो यूज करें। तो बहुत जैसे डायमंड का प्राइस बढ़ गया या प्लेटिनम का, तो जितना ज़्यादा होगा लोग तो उसको खरीदते हैं। और खरीदने वाले स्टेटस सिंबल के लिए देखिए हमारे पास यही तो सर एग्जाम्पल में जाएगा, एग्जाम्पल में जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये एक तो हमें जब हम क्वेश्चनर बना रहे हैं या हमारे पास है, हमें ये भी देखना है कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्लस इसके अलावा हमारे पास अलग अलग तरीके की टेक्निक है, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। मैं भी इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सीधा स्पेसिस पर अभी आ जाऊँगा। तो ये जो हमारी टेक्निक्स हैं, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैंने अभी नाम लिया, वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर्ड एनोवा, रिपीटेड मेजर्स एनोवा, तमाम तरह की। अब हमें ये देखना है कि
हम कितने वेरिएबल को एनालाइज कर रहे हैं। अगर हम सिंगल वेरिएबल को एनालाइज कर रहे हैं देन वी विल यूज univariate technique. If we are using two variables then we will apply bivariate techniques. If we are analyzing simultaneously more than two variables, जैसे अगर केवल एज को एनालाइज कर रहा हूँ एज तो यूनिवेरिएट, एज एंड वेट बाइवेरिएट, एज वेट हाइट मल्टीवेरिएट, मैं तीनों को जो है मेजर कर रहा हूँ तो ये मेरी मल्टीवेरिएट टेक्निक है। तो कहने का मतलब है ये अब कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल एंड टेक्निक कब लगाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं उधर अभी नहीं जाऊँगा। तो ये जो अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल और टेक्निक बनी है हर एक के अपने एग्जम्पशंस होते हैं कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के एग्जम्पशंस अलग है, उसमें उस तरीके का डेटा चाहिए, एनोवा के लिए अलग तरीके का डेटा चाहिए, रिग्रेशन एनालिसिस का अलग तरीके का, और सबके ही अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन का क्या मतलब है, वो प्रिडिक्शन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस। तो हर एक के अलग अलग टेस्ट हैं। आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है SPSS। आपके पास देखिए डेटा एंट्री जब अब मैं आपने मान लीजिए फील्ड से डेटा कलेक्ट किया, फील्ड से डेटा कलेक्ट करने के बाद और जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास आ गए। ये देखिए ये मेरा एक मैं केस स्टडी लेकर चल रहा हूँ। इस केस स्टडी के बेसिस पर हमें SPSS सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री करना है। ये मैं आपको केस स्टडी अभी शो करूँगा। ये देखिए केस स्टडी आपके पास आ रही। इस केस स्टडी में देखिएगा the data file is the raw for calculating the grades in a particular class. The example consists of a single file used by teacher who teaches 3 sections of a class with approximately 35 students in each section. From left to right the variables that are used in the data file are ये देखिए मेरे पास ये variables हैं। मैं इसको जरा और एक्सप्लेन कर दूँ आसान भाषाओं में। एक टीचर है जो 3 सेक्शंस को पढ़ा रहा है, सेक्शन 1, 2, 3, और हर सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 35 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 35 स्टूडेंट्स हैं अप्रोक्सीमेटली। किसी में हो सकता है 32 हो, किसी में 37, लेकिन टोटल ओवरऑल जो स्टूडेंट है वो है 105। अब वो उनकी इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा है कि पहली क्वेश्चन पूछा उसने कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट, कास्ट ऑफ द स्टूडेंट, ईयर इन स्कूल स्टूडेंट, सेक्शन 1 में पढ़ते हो आप, 3 में, 2 में या 3 में। फिर एक क्वेश्चन उसने और पूछा मिड टर्म। उस टीचर ने 5 मिड टर्म एग्जाम भी कंडक्ट किए 10 मार्क्स का, कि पहले मिड टर्म में आपके कितना मार्क्स आया, सेकंड में कितना आया, थर्ड में कितना आया, फोर्थ में कितना आया, 5 में कितना आया। 10 में से हमने वो सवाल पूछे। 10 में से हो सकता है किसी का 5 नंबर आया, किसी का 8 आया, किसी का 10 आया, वो अलग अलग है हर मिड टर्म। फिर एक फाइनल एग्जाम भी कंडक्ट किया हमने, और वो फाइनल एग्जाम था 75 मार्क्स का। 25 का हो सकता है इंटरनल नोट और एक्सटर्नल एग्जाम तो 75। अब आपका क्वेश्चन अलग तरीके का होता है। ये तो मैंने एक सैंपल लिया है क्वेश्चन का कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो उसको सॉफ्टवेयर में कैसे हम डेटा की एंट्री करें। तो मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए, ये इस तरीके से इसको हम बोलते हैं SPSS सॉफ्टवेयर। SPSS मतलब स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। अब इसमें 2 व्यू देख रहे हैं आप। एक यहाँ पर देखिए डेटा व्यू आ रहा है नीचे है ना, जब मैंने इस पर प्रेस किया ये एक्टिव हो गया, ऑरेंज में दिख रहा है। प्लस जब मैंने इसको यहाँ प्रेस किया ये आपका वेरिएबल व्यू आ गया, वेरिएबल व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए, जब हमने फील्ड से डेटा कलेक्ट किया, फील्ड से हमारे पास डेटा आ गया, मान लीजिए 100 का टारगेट मिला मुझे कि मुझे 100 का डेटा कलेक्ट करना है। 100 का जब डेटा आ जाएगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोडिंग भी करनी है अपने क्वेश्चंस की।
पेंसिल से ही लिख लीजिए, भले चाहे कि 1 2 3 4 5 गोला लिख दीजिए, क्योंकि उस क्वेश्चनर का मतलब क्या होगा कि जैसे मुझे डेटा एंट्री करनी है, ये आप देखिए नंबर ऑफ केसेस 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। तो ये 1 का मतलब क्या है यहाँ पे, केस फॉर्म नंबर 1। फिर मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसको मैं रख दूंगा, दूसरा फॉर्म उठाऊंगा, दूसरे का डेटा एंट्री कर दूंगा, उसका काम कंप्लीट। कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई मिसप्लेस हो जाए या डेटा नहीं भर पाया या कहीं कंप्यूटर से गलती हो गई, सेव नहीं कर पाया, तो मैं फिर से मान लीजिए 50 मुझे भी भरना था डेटा और मैंने 45 से तो करेक्ट भर दिया, सेव भी कर लिया, 5 का मैं भर ही नहीं पाया, मैं सेव नहीं कर पाया डेटा। तो उस केस में क्या होगा, मैं दोबारा से, अब मेरे पास जो फाइल है उसमें 45 रेस्पोंडेंट का ही डेटा सेव है, ठीक है, और मैं सोचा था कि 50 का हो गया होगा। तो अब अगर मान लीजिए फॉर्म पे मैं न लिखा होता तब तो दिक्कत हो जाती कि कौन से ऐसे फॉर्म थे। अब मुझे पता है कि देखिए 45 तक का तो उनको ठीक है, ये 46 47 48 49 50 ये 5 फॉर्म्स हैं जिसका मैं डेटा सेव नहीं कर पाया। फिर दोबारा से मैं उन फॉर्म को उठाऊंगा, उनकी डेटा की एंट्री कर लूँगा शीट में। तो इसमें से ये जो सॉफ्टवेयर है ये बिल्कुल एक्सेल शीट जो होती है, एक्सेल तो आपने काम किया होगा एक्सेल, तो एक्सेल वाला सारा काम हो जाएगा, ग्राफ भी बन जाएंगे इस पर। और जैसे आपको कोई फार्मूला लगा के एनालिसिस करना है, टोटल करना है, डिवीजन करना है, एवरेज लेना है, सारे काम हो जाएंगे इस पर, ठीक है ना, सारे काम कर। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि जो हमारे पास डेटा आया कलेक्ट होके, सबसे पहले हम क्या करेंगे उन क्वेश्चनर को, ये जो वेरिएबल व्यू आप देख रहे हैं, सॉरी ये वेरिएबल व्यू देखिए, वेरिएबल व्यू, इस वेरिएबल व्यू में सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो वेरिएबल व्यू में क्वेश्चंस की एंट्री करना। यहां से हमें समझना देखिए, मतलब डेटा के जो ऑप्शंस दिए हैं, किसी ने क्या टिक किया वो तो हम बाद में भरेंगे। पहले हमारे सर्वे में जितने भी क्वेश्चंस थे, मान लीजिए 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, तो पहले हमें उन क्वेश्चंस को एंट्री करना आना चाहिए। हमें अपने आप को इतना कर लेना चाहिए कि भाई हम ऐसा ही नहीं दे रहे रॉ डेटा, हम घर बैठ के फाइल बना लेंगे, बात समझ में आया? हम डेटा को ये फाइल घर पे ही बना लेंगे फाइल और भेज देंगे ऑफिस, कहीं भी मेल, जहाँ चाहिए, लखनऊ चाहिए, जिस सिटी में भी चाहिए, और हम काम कर रहे हैं। वो बंडल ना भेज के उसकी सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में हम करके उसको भेज देंगे। तो हमें इतना भी एडवांस होना चाहिए कि हम ये काम भी करके, तो उससे क्या होगा, आगे हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। नहीं तो एक ऑपरेटर लगेगा, वो एंट्री करेगा, सारा काम करेगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जैसे 50 क्वेश्चन है, मेरे स्टडी में इसमें थे, देखिए इसमें 6-7 क्वेश्चन है जो मेरी स्टडी है, 7 क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो मैंने जो 6 नंबर का क्वेश्चन है मिड टर्म 1, इसके 5 क्वेश्चन बना लिए, मिड टर्म 1 2 3 4 5, 5 बार किया ना हमने, तो 7 + 4 एडिशनल क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन है मेरे स्टडी। अब मुझे ये क्वेश्चन को एंट्री करनी है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसका नाम है नेम, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये देखिए यहाँ मैंने लिख दिया। इसमें 4 कॉलम मेन होंगे, एक तो फर्स्ट कॉलम नेम, सेकंड जो कॉलम है वो आपका है लेबल, थर्ड वैल्यू, एंड जो फोर्थ कॉलम है वो आपका है मेजर्स। तो ये 4 क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेम, तो यहाँ मैंने पूछ लिया नेम। और टाइप ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे बाय डिफॉल्टली न्यूमेरिक डेटा ही शो करेगा, लेकिन और एसपीएस या कोई भी सॉफ्टवेयर जो है खासतौर से क्वांटिटेटिव डेटा का, वो न्यूमेरिक डेटा को ही एनालिसिस करेगा। न्यूमेरिक का मतलब क्या होगा, 2 तरह का डेटा होगा, न्यूमेरिक और एक टेक्स्ट फॉर्म में, वर्ड्स में, है ना, वर्ड्स या टेक्स्ट। तो वर्ड्स का जो डेटा होगा वो तो क्वालिटेटिव रिसर्च का होगा, और न्यूमेरिक डेटा होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च का। अब इसमें न्यूमेरिक का मतलब क्या है, जो हम कोडिंग करा रहे हैं, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड, 3 मैंने कोडिंग कर दिया, 1 कोडिंग किया साइंस को, 2 कोडिंग कॉमर्स को, 3 कोडिंग आर्ट्स को, ठीक। तो अब हम बार बार इसमें साइंस कॉमर्स आर्ट नहीं फिल करेंगे, कोडिंग होगी ना न्यूमेरिक 1 2 3,
तो हमने इसको कंप्यूटर को बता दिया कि भाई 1 का मतलब तुमको रीड करना है साइंस, 2 का मतलब करना है कॉमर्स और 3 का मतलब करना है आपको आर्ट। तो हम बार बार साइंस कॉमर्स आर्ट नहीं लिखेंगे जब डेटा एंट्री करेंगे, सीधा कोडिंग 1 2 3 1 2 3 4 जो भी कोडिंग के ऑप्शंस हैं वो करेंगे। तो 99% ऐसा होता है कि जब हम केवल न्यूमेरिक डेटा को एंट्री करते हैं, 1% ये 1% ना भी हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें जो है अल्फाबेट में वर्ड की फॉर्म में डेटा को लिखना जरूरी है। जैसे हमने पूछा नेम, तो नेम तो आपका अल्फाबेट में ही होगा, न्यूमेरिक तो होगा नहीं डेटा। अमित नाम होगा, किसी का अमन होगा, कुछ इस तरीके से नाम होंगे, तो ये न्यूमेरिक तो है नहीं, अल्फाबेट है। तो इसको लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे नाम है इसको चेंज करना होगा, ये लिख देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिख दिया हमने और स्ट्रिंग के बाद ओके। फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये लेबल, वहाँ हमारे पास पूरा स्पेस नहीं था, यहाँ हमारे पास फुल स्पेस है। हम यहाँ अपना क्वेश्चन का पूरा नाम लिख सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, ये मैंने यहाँ लिख दिया, व्हाट इज योर नेम, पूरा क्वेश्चन। और इससे बड़ा भी हो क्वेश्चन तो यहाँ पे एनफ स्पेस है हमारे पास लेबल वाले कॉलम में, यहाँ पूरा बड़ा क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अब ये क्वेश्चन नॉमिनल है, इंटरवल है या स्केल है, बताओ ये किस तरीके का क्वेश्चन हो। नॉमिनल, नाम तो नॉमिनल ही होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है अपना ये नॉमिनल आ गया है। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि आपका जो जेंडर, जेंडर से रिलेटेड यहाँ में लिखे जेंडर एंड जेंडर की मैं कोडिंग करूंगा 1 फॉर फीमेल 2 फॉर मेल, तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब देखिए बाय डिफॉल्ट ये न्यूमेरिक आएगा, तो न्यूमेरिक ही चाहिए हमें। व्हाट इज योर व्हाट इज योर जेंडर, व्हाट इज योर जेंडर में 2 ऑप्शंस, मैंने पहला ऑप्शन दिया 1 कोडिंग कर रहा हूं मैं फीमेल एंड 2 कोडिंग फॉर मेल एंड देन ऐड, कोई ऑप्शन है इस क्वेश्चन में तो मैंने इसको ऐड कर दिया, इसके बाद होगी। और ये क्वेश्चन कौन सा होगा आपका, नॉमिनल होगा, ऑर्डिनल होगा या स्केल, नॉमिनल, ठीक। तो इसमें 3 ऑप्शन देख रहे हैं आप, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो वाला नहीं देख रहे हैं। तो जो इंटरवल टाइप का क्वेश्चन होगा हमारा या रेशियो टाइप का क्वेश्चन होगा, यहाँ पे उसमें स्केल दिया, स्केल को हम टिक करेंगे। स्केल का मतलब क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो या तो इंटरवल स्केल का क्वेश्चन है या रेशियो स्केल का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने इसको, चूंकि नॉमिनल है तो नॉमिनल का। अब मैं तीसरा क्वेश्चन लूंगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कास्ट, कि व्हाट इज योर कास्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें मेरे पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन। व्हाट इज योर कास्ट, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ इस क्वेश्चन आपको देखिए, जो मेरे पास सैंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 1 फॉर SC, 2 फॉर ST, 3 कोडिंग फॉर OBC, 4 कोडिंग माइनॉरिटी एंड 5 फॉर जनरल। ये हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे देखिए हम इसको एंट्री करेंगे डेटा को, इसमें जाके वैल्यू वाले में, यहाँ पर मैंने लिखा 1 और इसको SC, सेकंड मैंने कोडिंग किया ST, S.T, थर्ड कोडिंग किया मैंने OBC, O.B.C, फोर्थ कोडिंग किया मैंने माइनॉरिटी एंड फिफ्थ क्वेश्चन की कोडिंग की मैंने जनरल, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया और इसके बाद ऐड करके ओके, ठीक है ना। जितने भी ऑप्शन होंगे, 6 हो, 7 हो, 3 हो, जितने होंगे हम अपना वहां पे कर देंगे। अब ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे इसको नॉमिनल में लिख दिया। तो ये तो मैंने 3 का आपको पढ़ने के लिए बताया, 3 क्वेश्चंस का। अब हमारे पास क्वेश्चन तो 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं।
इसी तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चंस की डेटा की एंट्री करेंगे सॉफ्टवेयर। एक बार हमने सबसे पहले क्या करना है, सारे क्वेश्चन जितने हमारे सर्वे में हमने यूज किए सबको हम पहले वेरिएबल व्यू में जाके इनको एंट्री कर लेंगे क्वेश्चन। जब ये काम हो गया फिर मैं क्लिक करूंगा इसको डेटा व्यू को। डेटा व्यू को क्लिक करने के बाद देखिए, डेटा व्यू क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, नेम, जेंडर, कास्ट। अब मैं जब कर्सर इधर ले जाऊंगा नेम, तो ये पूरा क्वेश्चन दिखाएगा व्हाट इज योर नेम, क्योंकि मैंने कहा था ना वहां इतना स्पेस नहीं है। अगर हम स्पेस ले लेंगे पूरा क्वेश्चन तो विड्थ तो बहुत बड़ी हो जाएगी, 2 ही क्वेश्चन आ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या इन्होंने किया हुआ, यहाँ पे शॉर्ट देंगे व्हाट इज योर जेंडर, व्हाट इज योर कास्ट। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन एंट्री करे। अब मैंने भी केवल 3 क्वेश्चन लिए, वैसे इसमें 11 क्वेश्चन थे। अब रेस्पोंडेंट नंबर 1 का नाम है मान लीजिए अनिल, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया अनिल। क्योंकि मैंने वहां सेटिंग कर चुका था स्ट्रीम, तभी इसलिए अल्फाबेट आया, अदरवाइज ये न्यूमेरिक को लेगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने सेटिंग नहीं किया स्ट्रीम में, वो न्यूमेरिक किया। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए नाम भी लिख दूं ना अमन, तो ये नहीं लेगा, नहीं लिया। ये यहाँ पे ये कौन है अमन, 2 का मतलब मेल। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना 1 and 2, 1 and A। जब मैं इसको करूंगा तो ये कोडिंग ले लेगा, और जब मैं यहाँ पर जाऊंगा ये मेल दिखा देगा। तो हमको बार बार मेल टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस 1 2 3 1 2 1 2 ये टाइप करते चले जाएंगे, पूरे एंट्री करते चले। मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया, उसने टिक किया 3 को टिक किया। और अब आप देखेंगे अनिल मेल स्टूडेंट ओबीसी कैंडिडेट। इसी तरीके से हॉरिजेंटली सारी इंफॉर्मेशन इसकी भरी जाएंगी, चाहे इसने 40 क्वेश्चन का जवाब दिया, 50 क्वेश्चन है हमारे सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन में, तो हॉरिजेंटली हम सारे जो हैं क्वेश्चंस भर देंगे अपने केस नंबर 1। फिर दूसरा लेके उठाएंगे सेकंड जो रेस्पोंडेंट है उसका नाम, फिर उसका क्या जेंडर है, कैटेगरी, मिड टर्म 1 में कितने हैं। इस तरीके से हम सारा डेटा, और वर्टिकली आप देख रहे हैं नंबर ऑफ केसेस है, नंबर ऑफ केसेस। तो हमारे पास एक फाइल तैयार हो जाएगी, और वो जो फाइल होगी वो ये फाइल किस तरीके की होगी, देखिए ये मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा। तो ये पूरे 105 स्टूडेंट का डेटा टीचर ने एंट्री कर ली, लेकिन इससे पहले इसने क्या किया था कि वेरिएबल व्यू में जाके जो पूरे 11 क्वेश्चंस थे उसकी उसने एंट्री की। हमने भी तो वही की थी, ये देखिए ये 11 क्वेश्चंस की एंट्री। जब ये यहाँ पे डेटा कंप्लीट हो गया, फिर हम कहाँ गए, डेटा व्यू में। डेटा व्यू में जाके हमने पहला फॉर्म निकाला, उसमें उस लड़के ने नाम लिखा था अपना अमित, 2 को टिक किया था, कास्ट, ईयर, सेक्शन, मिड टर्म 1 में 6 मार्क्स 5 मार्क्स, और जो बाकी मिड टर्म में मार्क्स उसके हैं वो आप कॉलम 3 4 5 ये देखिए 7 6 3, और फाइनल एग्जाम में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 50। तो ये क्वेश्चन डेटा हमें देखो, एक्सेल में वो मजा नहीं है, एक्सेल बढ़िया कोडिंग नहीं करता है। सही कोडिंग वगैरह जो होगी हमारी इसमें, ये आराम से इसमें इजीली हम भर सकते हैं डेटा, और फटाक से। अब जैसे कितने मेल है, कि मुझे ग्राफ बनाना है, ये देखिए मैं ग्राफ पर गया, यहाँ पर ग्राफ लीगेसी डायलॉग बार। अब मुझे नहीं पता कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, मैं तो केवल ये चार्ट बिल्डर, चलो चार्ट बिल्डर के थ्रू बना रहे हैं ग्राफ, और ये मेरा आ गया बार चार्ट, बार चार्ट आ गया। और मैं देखना चाह रहा हूँ कि जेंडर ऑफ द स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एंड काउंट, ये देखिए आ गया। अब इस ग्राफ में देखिए फीमेल एंड मेल, और यहाँ पे काउंट आ गया 60 के ऊपर, और ये आ रहा लगभग 40 के आसपास। एग्जैक्टली नंबर नहीं आ रहा है ये, ठीक है ना। तो 105 स्टूडेंट्स में 60 से अबाउ फीमेल स्टूडेंट, 40 के अबाउ लगभग वो है मेल। लेकिन आप चाहेंगे सर अगर नंबर आ जाए तो इसको ग्राफ पे हम डबल क्लिक करेंगे,
डबल क्लिक किया एलिमेंट्स एंड ये लिखा डेटा लेबल शो, यहाँ पर मैंने टिक किया इसको और इस पर एक बार टिक किया। अब मेरे पास एग्जैक्ट नंबर भी आ गए कि हमारे सर्वे में 64 फीमेल है एंड 41 मेल। ठीक है ना। इसको आप चाहें परसेंटेज में भी आप ले सकते हैं, ये तो मैंने केवल उसमें लिया आपको, इसमें परसेंटेज में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काम भी हम जो है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। मतलब ग्राफ का बहुत सारे तरीके के ग्राफ हैं, मैं तो केवल एक बहुत इंट्रोडक्टरी आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ बना सकते हैं। अब मान लीजिए इस डेटा से आप ये जानना चाहें कि सर ये तो आपने बता दिया, और क्या हम ये भी पता कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस मेल स्टूडेंट्स की अच्छी है या फीमेल की अच्छी है, ये कैसे पता करें, वो भी हम कर सकते हैं इसमें। अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे इसमें मेल स्टूडेंट्स भी हैं और फीमेल भी हैं, तो और फाइनल में एग्जाम भी दिया बच्चों ने, तो मैं कैसे मेजर करूंगा कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मेल स्टूडेंट्स की या फीमेल की? कैसे करूंगा, क्या करना चाहिए कि मुझे मैं जान लूं कि परफॉर्मेंस फीमेल स्टूडेंट्स की अच्छी है कि मेल स्टूडेंट्स? बोलिए क्या सर? जो मिड टर्म जो दिए हुए हैं उनका एवरेज नहीं, मिड टर्म का नहीं ले रहा मैं, फाइनल एग्जाम का। फाइनल एग्जाम का चार्ट बना लेंगे, नहीं चार्ट तो बना लेंगे, चार्ट के अलावा आप कैसे कंपेयर करोगे? परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज और कोई तरीका है? नहीं, मेल की मुझे तो ओवरऑल कंपेयर करना है ना सब, कि मेल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी है कि फीमेल की, तो परसेंटेज किसकी निकालना है? दोनों का एवरेज कंपेयर कर लीजिए। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, एवरेज कंपेयर करना है, परसेंटेज नहीं, एवरेज, परसेंटेज का एवरेज, परसेंटेज का एवरेज दोनों का कंपेयर करना है। अब एवरेज कैसे? मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं 55, आपके 60 हैं, सबके मेल पार्टिसिपेंट्स के सबके मार्क्स को जोड़ लेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स से। ऐसे फीमेल स्टूडेंट्स के सबके मार्क्स जोड़ लेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो दो एवरेज आ गए, कंपेयर हो गया। अब जिसका मीन मार्क्स ज़्यादा होगा उसको हम कह देंगे भाई इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो यहाँ एसपीएसएस में अगर करना हो तो देखिए कैसे करेंगे, एनालाइज रिपोर्ट्स, मैंने लिखा केस समरीज, एनालाइज रिपोर्ट्स एंड केस समरीज। इसके बाद ये आपने लिखा जेंडर, जेंडर को मैंने यहाँ ग्रुपिंग में ले लिया, और फाइनल एग्जाम, क्राइटेरिया क्या? फाइनल एग्जाम। आप चाहे तो मिड टर्म का भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिड टर्म का ये देखिए अभी आ गया आपका। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को टिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ केसेस। मतलब अभी मैं अगर इसको कंटिन्यू करके ओके कर दूंगा तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बताएगा इतने मेल है इतने फीमेल है, लेकिन मुझे चाहिए इसमें मीन। ये देखिए मीन मैंने लिया, उसको यहाँ पर। अब मुझे दो चीजें चलेंगी, एक तो मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, और नंबर ऑफ केसेस कि कितने मेल स्टूडेंट हैं और कितने फीमेल स्टूडेंट। दो चीजें पता चल जाएंगी इस आउटपुट। और भी मैं कुछ चाहता हूं तो यहाँ से मैं ट्रांसफर करके इधर ले जाऊँ, पर मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं चीजें, मैं केवल दो ही चीज जानना चाह रहा हूँ कि मीन मार्क्स मेल स्टूडेंट के ज़्यादा आए या फीमेल स्टूडेंट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये मैंने इसको यहाँ पे कंटिन्यू किया, और यहाँ पे लिखा है लिमिट केसेस टू फर्स्ट 100। लिमिट केसेस टू फर्स्ट 100 का मतलब है कि ये केवल आउटपुट देगा 100 स्टूडेंट का, फर्स्ट 100 स्टूडेंट। और हमारे सर्वे में कितने लोग हैं? 105। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? चेंज। यहाँ पर हमने लिख दिया 105। अब जो आउटपुट देगा ये मुझे 105 का देगा, और इसको आप ओके करिए। ओके करके देखिए ये आ गया 105। ये अब केस समरी दे रहा फीमेल, फीमेल लिखा ना, पहली के नंबर आए 57, 68। ये इस तरीके से आप इसके नंबर देख लीजिए, ये सभी के। और यहाँ पे आगे जाके एक चीज और देगा ये सॉफ्टवेयर तो ठीक है, लेकिन ऑफिशियल वर्क में हम लोग तो वही एक्सेल वाले पुराने में उसी में। आप ठीक है सर, मैं आपकी सॉफ्टवेयर बात आपकी ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको अपग्रेड करना है, मैंने कहा ना आप अपने आप को वहीं तक क्यों सीमित रखते हैं कि बस हमारा काम हमने सर्वे कर लिया, क्वेश्चन आ गए। उससे आगे की सोचिए कि ये हमारे डेटा का क्या कर रहे हैं, क्यों ना हम वो स्किल भी डेवलप कर लें कि हमारी भी वैल्यू बढ़ जाए। बात ये है ना।
हाँ नहीं नहीं, हैं? ये हम लोग देखें। सर इसीलिए तो ट्रेनिंग दी जा रही है कि सुने आप, टीम का पर्पज क्या होता है, चीजों से अवेयर करना, मोटिवेट करना है। आप में एक वो गलता है कि हाँ यार अच्छी चीजें जो इसको हम देखते हैं करते हैं, बाकी आधे घंटे में कोई प्रोफेसर थोड़ी आपको सिखा देगा, नहीं। लेकिन एक डायरेक्शन मिल गई कि देखिए हमने तो सर इसके बारे में सुना ही नहीं था, आप मदद कर दीजिए कैसे करना, उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो ट्रेनिंग का पर्पज यही होता है, मोटिवेट करना आपको, सही बात है। यहाँ ये अपने आप केवल मोटिवेशन क्यों, आपने सोच लिया कि मुझे सीखना है, तो देखिए सिखाने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे। पर्पज तभी सॉल्व होगा जब आप यहाँ से कुछ नई चीज सीख के जाएं और उसका आप जो है कोई उसका यूज करें अपने उसमें, तब फायदा है। ठीक है, एक्सेल से आगे भी हम बढ़ेंगे तो सीख लेंगे एक्सेल की तरह। अगर आपने एक्सेल सीख लिया तो ये सॉफ्टवेयर तो कुछ भी नहीं है इसके साथ, आसान है। आप कोई आपकी जनरल क्वेश्चन है, कोई क्वेरी वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम।